बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। आज की हमारी एग्जांपल होगी डिस्कशन जो होगी उसमें हम एक एग्जांपल लेंगे और डायगोनलाइजेशन के प्रोसेस को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और हम इसमें डायगोनलाइजेशन थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है कि डायगोनलाइजेशन थ्योरम क्या होता है। अच्छा जी, डायगोनलाइजेशन के पूरे प्रोसेस की जो की है वो ये है कि आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने आने चाहिए। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। 4 डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस की 2 टाइप्स की मैट्रिसेस थी, उसके अंदर हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे। हम उस प्रोसेस की दोबारा डिस्कशन में इसलिए नहीं जाएंगे कि उससे वीडियो इंतहाई लेंथी हो जाएगी। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एक मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइज करते हैं और उसका प्रोसेस क्या है और उसका डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन कितने तरीक़ों से और या किस अंदाज से पूछा जा सकता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोज लेट करेंगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 3। ये सवाल डिफरेंट स्टाइल में पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि फाइंड मैट्रिक्स पी, और इस पी मैट्रिक्स को अगर आप लोगों को याद हो मैंने इसका नाम रखा था आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी था जिसको मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स पी सच दैट, अच्छा जो पी आप फाइंड करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने एक मैट्रिक्स पी फाइंड करना है जिसको हम आइगन वेक्टर मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। और इस पी मैट्रिक्स की क्या खुसूसियत है कि इस पी मैट्रिक्स की खुसूसियत ये है कि जब हम इस पी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं और उस इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे पी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका ये है कि वो जस्ट आपसे ये भी कह सकता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग या द गिवन मैट्रिक्स इनटू, और इसका एक और स्टाइल ये है पूछने का, और reduce the following या given matrix A into a diagonal matrix। यानी ये जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स A को हमने डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि P इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं A के साथ और फिर इसके रिज़ल्ट को P के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक मैट्रिक्स D होता है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स का हमने लास्ट लेक्चर में नाम रखा था आइगन वैल्यूज़ मैट्रिक्स। एक और तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड दी आइगन वेक्टर मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, तब भी आपको पी और डी फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पी आप फाइंड करेंगे
वो किस तरह होना चाहिए कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ और उसके रिज़ल्ट को पी के साथ, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये जो पी मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है? ठीक है, पी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम आइगन वैल्यू मैट्रिक्स भी कहते हैं, जैसे मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, सॉरी, आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मॉडल मैट्रिक्स, डिफरेंट नाम है इसके। ये क्या होता है? ठीक है, तो इफ वी प्लेस्ड the eigenvectors of A in columns of a matrix, then this matrix is called eigen वेक्टर्स मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके जितने भी आइगन वेक्टर हैं, 3 आइगन वेक्टर आएंगे, अगर हम उन तीनों आइगन वेक्टरों को कॉलम में प्लेस कर देंगे तो एक नया मैट्रिक्स वजूद में आएगा। उस मैट्रिक्स को हम पी मैट्रिक्स कहेंगे। और इस पी मैट्रिक्स की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, नोट में करें, ये आप लोगों ने नोट करना है। पी इनवर्स एग्जिस्ट, बाज़ लोग इस तरह कहते हैं पी इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, बाज़ लोग यूँ कहते हैं। सबका मतलब एक ही है, पी इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि पी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और या यूँ कह सकते हैं हम कि पी इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वही होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। या बाज़ लोग यूँ कह देते हैं कि पी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पी जो है उसकी ये खुसूसियत होनी चाहिए कि पी की इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एक खुसूसियत। और पी की दूसरी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि जब मैं इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ़्ट पे इन्वर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और राइट पे पी को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो फिर ये वही पी है जिसको हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आइगन वेक्टर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, सवाल को कैसे आगे लेके चलेंगे, सवाल के स्टेप्स हैं। अब आप इस पी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिएगा कि पी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके कॉलम्स में, ये पी मैट्रिक्स है, इसके कितने कॉलम होंगे इस वक्त इस क्वेश्चन के लिहाज से? 3 कॉलम। एक कॉलम यहाँ होगा, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। 3 कॉलम क्यों होंगे? क्योंकि ए 3/3 का है, इसलिए 3 कॉलम होंगे। अगर ये 2/2 का होता तो फिर 2 कॉलम होता है। अच्छा, ये जो पी है इसमें 3 कॉलम है, तो पहले कॉलम में क्या आएगा, पहला आइगन वेक्टर। इस पहले कॉलम में भी हम आइगन वेक्टर रखेंगे, दूसरे में भी आइगन वेक्टर, तीसरे में भी आइगन वेक्टर। किसके आइगन वेक्टर? ए के। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें ए के आइगन वेक्टर निकालने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम ए के आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालने का पूरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम उसको लेके चलते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और ये जो पूरा प्रोसेस हम करने जा रहे हैं ना, मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं डायगोनलाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम निकालेंगे आइगन वैल्यूज़। अब मैं आइगन वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखूंगा, मैं फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है, कैसे निकालते हैं? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं,
इसको 0 के बराबर लेते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन आती है जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ और सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आती है जिसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये आप लोग कीजिएगा, प्लस 12 लेमडा स्क्वायर और प्लस 36 लेमडा और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ आ जाएंगी और लेमडा की वैल्यू आ रही है 228। अब लेमडा की वैल्यू आ रही है 228, ठीक है। और आप अपने मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स को, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है, ठीक है। और डायगोनल के आर पार एलिमेंट चेक करें, -2 -2 2 2 -1 -1। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो मैंने आप लोग को एक केस पढ़ाया था कि जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और आइगन वैल्यूज़ क्या हो रही है, देखें यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो फिर आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आपने वो प्रोसीजर यूज़ करके आइगन वेक्टर निकालना है। तो जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे आप। एक का नाम हमने x1 रख दिया है। काफ़ी किताबों में x1 के बजाय वो v1 और v2 वो वेक्टर की वजह से उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। x2 की वैल्यू है 131 और x3 की वैल्यू क्या है जी, x3 की वैल्यू आई है हमारे पास 2 -1 और 1, ठीक है। ये 3 वेक्टर आ गए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर 1 2 3, इन 3 वेक्टरों को हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं जिसको हम पी मैट्रिक्स कहते हैं। तो पी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा आइगन वेक्टर किस कॉलम में रखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको पहले में रखें, इसको दूसरे में रखें, इसको तीसरे में, ये आपकी मर्ज़ी है। ये पहले कॉलम में मैं पहला आइगन वेक्टर रख रहा हूँ, दूसरे में दूसरा रख रहा हूँ, तीसरे में तीसरा रखता हूँ, ठीक है। ये पी आ गया। इस पी को हम क्या कहते हैं जी, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। और इसको आइगन वेक्टर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कॉलम में क्या मौजूद हैं, आइगन वेक्टर मौजूद हैं मैट्रिक्स ए के, इसीलिए इसे आइगन वैल्यू आइगन मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इस पी का हम निकालते हैं जी इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालना एक मुश्किल काम है, ठीक है। एक मुश्किल से मुराद एक लेंथी काम है, लेकिन हम इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। आप कैलकुलेटर से सीखें, वरना मेरी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, कैलकुलेटर पर भी, ठीक है। तो 4 -2 इस वक्त कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी चक्कर लगेगा कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह मैं कैलकुलेटर ले आऊँगा और फिर कैलकुलेटर पर भी वीडियोस बनाएंगे। ये 2 और ये -1, ये पी इनवर्स आ गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमने पी इनवर्स निकाल लिया। तो ये जो पी है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लें, ये 0 नहीं आएगा। अगर p का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो p इन्वर्स निकल आया। अब ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि लेट a इज इक्वल टू दिस, फाइंड मैट्रिक्स p हमने फाइंड कर दिया। अब वो कह रहे सच दैट ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। p जो आप फाइंड कर रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में हमें डी फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत पहले, यानी पिछले लेक्चर में, सॉरी बहुत पहले तो नहीं, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है ना, तो इसका मतलब है कि आपको पी फाइंड करना है और आपको डी फाइंड करना है। और डी फाइंड करने का एक ही तरीका है कि आप पी इनवर्स ए पी करें तो डी आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे पी भी चाहिए और डी भी चाहिए, ठीक है। तो पी तो हमने निकाल लिया है, डी के लिए हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप होता है कि पी का इन्वर्स निकालें।
और पांचवा स्टेप ये है कि जी आप सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के डी निकालें। तो डी किसके बराबर होता है? पी इनवर्स ए पी। तो आप पी इनवर्स पुट करेंगे, ठीक है। पी इनवर्स आपका क्या है जी? ये है 1/6, ये आपका पी इनवर्स है, ये पी इनवर्स 4 -2 -2 1 -2 1 -7 2 -1। ए कितना है जी? ए हमें गिवन था, मैट्रिक्स ए ये रहा 6 -2 2 -2 -3 -1 2 -1 3। ये पी इनवर्स है, ये ए मैंने पुट कर दिया। अब मैं पी पुट करूँगा, ठीक है। पी हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये रहा, ये पी पुट करूँगा मैं 0 1 1 1 3 1 2 -1 1। अब देखिए ये तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार कर सकती है आपको, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और एक ही चीज़ जब आदमी बार बार कर रहा होता है तो गलती भी कर जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको कैलकुलेटर में सिखाऊंगा, फिल वक्त आप मैनुअली करेंगे। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा जी? तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 0 0 0 2 0 0 0 8, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपका जो डी है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स की ख़ास बात क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये नोट करेंगे आप हमेशा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए की जो भी आपने आइगन वैल्यूज़ निकाली होंगी ना वो इस डायगोनल में आ जाती हैं। तो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर फिर तो डी निकालना बहुत आसान हुआ, आप डी लिखें डायगोनल में आइगन वैल्यूज़ लिख दें, ये आइगन वैल्यूज़ आई थी 2 2 8, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने की क्या ज़रूरत है? देखें ये तो चेक करने के लिए ना कि जो आपने पी निकाला है क्या वो पी ठीक है या नहीं। तो ये पी उसी वक्त ठीक होगा अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, पी इनवर्स ए पी, डी आना चाहिए। अगर पी इनवर्स ए पी का रिजल्ट डी नहीं आ रहा तो फिर ये जो आपका पी है ये आइगन वेक्टर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, ये पी हो सकता है कि ये यूनिक नहीं होता, ठीक है, नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब ये है कि डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट पी आएंगे, लेकिन जब आप पी इनवर्स ए पी करेंगे ना तो डी यूनिक होता है। डी भी यूनिक नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप आइगन वेक्टर्स कैसे रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखे ना आइगन, ये x1 जो आइगन वेक्टर है ये λ2 को यूज़ करके निकाला है आपने इधर, तो पहले डायगोनल में 2 आएगा। फिर आपने ये x2 निकाला है इस 2 को यूज़ करके, तो फिर अगला एलिमेंट भी 2 होगा। और फिर अगर आप x3 निकाला है आपने 8 यूज़ करके, तो यहाँ आएगा 8। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, पहले 8 यूज़ करके वो एक आइगन वेक्टर निकालता है, उसे x1 कह देता है, तो उसके डायगोनल में यहाँ 8 आएगा, ठीक है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि p यूनिक नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट आ सकता है आपका, लेकिन p की खुसूसियत जो होगी वो सबके लिए सेम होगी, यानी p का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और जब आप p इन्वर्स ए पी करेंगे तो उसका रिज़ल्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। ये दो बातें ज़रूरी हैं, ठीक है। और डी भी यूनिक नहीं होता, हो सकता है कि सबका डिफरेंट आ रहा हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ सबकी एक जैसी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके डायगोनल में आइगन वैल्यूज़ नहीं आ रही और किसी और के डायगोनल में आइगन वैल्यूज़ आएंगी। ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, और डायगोनल में हमेशा आइगन वैल्यूज़ आएंगी मैट्रिक्स ए की, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है, नॉट यूनिक, ये भी यूनिक नहीं होता, डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब एक थ्योरम था जिसको मैंने जल्दी डिस्कस करना है, और वो है डायगोनलाइजेशन थ्योरम। देखें डायगोनलाइजेशन थ्योरम क्या है।
बस ये आपने सिर्फ समझना है इसको, ठीक है, डायगोनलाइजेशन थ्योरम को। मैं इसको इन शॉर्ट यूँ लिख रहा हूँ, DIAG.THM डायगोनलाइजेशन थ्योरम। अच्छा, डायगोनलाइजेशन थ्योरम ये कहता है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स को सिर्फ उसी सूरत में क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं कि, अच्छा पहले इसको यूँ समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या चीज़ है, x1 x2 x3, इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये x1, ये x2, ये x3, ये x1 x2 x3 ये क्या चीज़ है, ये आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये जो वेक्टर है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया था कि डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्या होते हैं। तो ये जो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये जो x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स ए के, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो फिर हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए पहली शर्त ये है, बल्कि शर्त ही यही है कि उसके जो आइगन वेक्टर है वो लीनियरली क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो ये जितने भी आइगन वेक्टर हमने 3 निकाले हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो आइगन वेक्टर 3/3 ही 3 ही होने चाहिए। अगर 2 आइगन वेक्टर आएंगे तो फिर वो भी डायगोनलाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो डायगोनलाइजेशन थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n का क्या मतलब है, ऑर्डर n का, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब है 2/2, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम। अगर मैं कहूँगा ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब है 3/3। ऑर्डर 4 का मतलब है 4/4। ऑर्डर n का मतलब है n/n, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, हैज़ n लीनियरली independent eigenvectors then matrix A is डायगोनलाइजेबल। तब हम उसको डायगोनलाइज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, n का मतलब फर्ज करें वो 3 ऑर्डर का है, तो उसके जो आइगन वेक्टर है वो 3 होने चाहिए और लीनियरली क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या है कि वो जो मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स ये रहा 1 4 5 6, ऐसे मैं रैंडमली ले रहा हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, ठीक है। आपने इसके 2 आइगन वेक्टर निकाले, एक का नाम x1 है, दूसरे का नाम x2 है, 2 निकल आए। जितना ऑर्डर होगा 2/2 है तो 2 आइगन वेक्टर निकल आए। तो एक कंडीशन ये है कि जितने ऑर्डर होना चाहिए उतने ही आइगन वेक्टर होने चाहिए। फिर ये दोनों आइगन वेक्टर लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 5 6 -1 0 3 4 2 5।
अच्छा, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? आप कहेंगे सर ये ऑर्डर 3 का है, जस्ट यूँ कहेंगे ऑर्डर 3 का है। तो इसके कितने आइगन वेक्टर आने चाहिए? 3। अगर 3 आइगन वेक्टर आए, एक का नाम x1, अगर आ गए तो, अगर नहीं आए फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर 2 आइगन वेक्टर आ गए, 3 नहीं आए, तो फिर इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 3 है, आइगन वेक्टर कितने होने चाहिए? 3, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो आइगन वेक्टर हैं ये होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आइगन वेक्टर की तादाद मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होने चाहिए और जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स ए जो है ये डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो ये डायगोनलाइजेशन थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए कि ये डायगोनलाइजेशन थ्योरम क्या है। ठीक है, और अच्छे से समझें इसको। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।